दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख द आरसीईपी क्वेश्चन और द हिंदू में छपे लेख थ्रेट और ट्रीट ऑन आरसीईपी ट्रेड डील के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। ऐसे समय में जब वैश्वीकरण ने अपनी चमक खो दी है और दुनिया के अधिकांश देश अपने भीतर ही विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, तब दुनिया के 15 देशों ने एक साथ आकर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी पर दस्तखत किए हैं। लेकिन भारत ने खुद को समझौते से अलग थलग कर दिया है। भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में लगभग 9 सालों तक वार्ता का हिस्सा बना रहा, लेकिन भारत ने समझौते पर दस्तखत न कर अलग रहने का फैसला किया है। दरअसल बाहर रहकर भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया की लगभग 30% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड ब्लॉक से खुद को वंचित कर लिया है, जो 2.2 बिलियन से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आसियान के 10 देशों समेत ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया ने इस डील पर दस्तखत किए हैं। जाहिर है दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समूह की डोर चीन के हाथों में जाती दिख रही है, जो भारत के नजरिए से कतई हितकारी प्रतीत नहीं हो रहा है। हालांकि भारत के अलग होने की वजहों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 9 सालों तक वार्ता का हिस्सा बने रहने के बावजूद इस डील से खुद को अलग करने के क्या कारण हैं? इससे भी बड़ा सवाल भारत के सामने है कि अब अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उसके पास क्या क्या विकल्प बचे हैं। आइए बारी बारी से सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी क्या है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी आरसीईपी आसियान के 10 सदस्य देशों और 5 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA है। मौजूदा वक्त में इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार समझौते की संज्ञा दी जा रही है। इस समझौते पर 15 नवंबर 2020 को दस्तखत किए गए हैं। आरसीईपी की अवधारणा नवंबर 2011 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई और नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित 12वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते की प्रारंभिक वार्ताओं की शुरुआत हुई। आरसीईपी दुनिया की 1/3 आबादी और वैश्विक जीडीपी के 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के साथ अन्य 15 देशों द्वारा इस समझौते पर वर्ष 2019 में दस्तखत किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन भारत द्वारा नवंबर 2019 में इस समझौते से खुद को अलग करने के फैसले के बाद अब बाकी के 15 देशों द्वारा इस डील पर दस्तखत किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस समझौते से अलग होने के क्या कारण हैं। अगर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी समझौते से भारत के बाहर होने की वजहों की बात करें तो व्यापार घाटा और स्थानीय उत्पादकों के हितों की रक्षा अहम है। जहां तक व्यापार घाटे का सवाल है तो पिछले कुछ सालों के दौरान आसियान और एशिया के कुछ अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटे में ही रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की माने तो 2018-19 में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 21.85 बिलियन डॉलर था, जो 2019-20 में बढ़कर 23.82 बिलियन डॉलर हो गया। इसी तरह चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के साथ भी भारत व्यापार घाटे में चल रहा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में आरसीईपी के 11 देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटे में रहा। दूसरी ओर सरकार का मानना है कि इस समझौते में शामिल होने के बाद भारतीय उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। समझौते के तहत सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैरिफ को 92% तक कम करने की बात कही गई है। आयात शुल्क में कटौती होने से भारत के कृषि, डेयरी उत्पाद और अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जैसे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को क्षति हो सकती है। मिसाल के तौर पर देखें तो भारत में दुग्ध उत्पादन उद्योग छोटे स्तर पर परिवारों द्वारा पाले गए पशुओं के योगदान से संचालित होता है, जबकि दूसरे महादेशों में औद्योगिक स्तर पर आधुनिक विधियों से दुग्ध उत्पादन किया जाता है।
इसे इस तरह समझ सकते हैं कि साल 2017 में एक डेयरी फार्म में पशुओं के औसत झुंड का आकार अमेरिका में 191, ओशिनिया में 355, यूनाइटेड किंगडम में 148 और डेनमार्क में 160 था, जबकि भारत में यह महज 2 ही था। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा उठाए गए कई मुद्दों जैसे आयात की सीमा, उत्पाद की उत्पत्ति का स्थान, डेटा सुरक्षा और आधार वर्ष आदि पर भी सहमति नहीं बन सकी। साथ ही भारत का यह भी मानना है कि इस समझौते में चीन के साथ तनाव के बीच एक चीनी नेतृत्व वाले समझौते में शामिल होना भारत के लिए नई बाधाएं खड़ी कर सकता है। सवाल है कि समझौते से बाहर होने से भारत को क्या हानि होगी। ऐसा माना जा रहा है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से अलग होने के फैसले के साथ भारत ने क्षेत्र के बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका खो दिया है। ऐसी चिंताएं हैं कि भारत के फैसले से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के सदस्य देशों के साथ उसके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर असर पड़ेगा, क्योंकि इस समूह में शामिल अधिकांश देश RCEP के भीतर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दरअसल RCEP द्वारा प्रस्तुत बड़े बाजार में कदम रखने की भारत की गुंजाइश अब कम हो गई है, जिसकी भारत को बेहद जरूरत थी, क्योंकि इस सौदे का आकार विशाल है और दुनिया की 2 बिलियन से अधिक आबादी का हित इससे जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा भारत को इस सौदे में शामिल करने के कई नाकाम कोशिशों से इस बात की भी चिंता बनी हुई है कि भारत का फैसला हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान ऑस्ट्रेलिया नेटवर्क पर असर डाल सकता है। यह संभावित रूप से तीनों के बीच एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला पहल को बढ़ावा देने वाली अनौपचारिक वार्ता को प्रभावित कर सकता है। हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर अहम फैसलों और योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी का आरोप लगाया जाता रहा है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा एक्ट ईस्ट नीति पर विशेष बल देने के बावजूद RCEP से बाहर रहने के फैसले के चलते भारत को संदेह की नजर से देखे जाने की चिंता है। इससे इतर 15 RCEP देशों में से 11 के साथ भारत के व्यापार घाटे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भारत निर्यात बढ़ाकर कई RCEP सदस्यों के साथ अपने मौजूदा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है। फिर सवाल है कि भारत के पास विकल्प क्या है। हम सभी जानते हैं कि भारत RCEP का एक प्रारंभिक वार्ता भागीदार रहा है। ऐसे में इस साझेदारी का सदस्य बनने के दरवाजे अभी भी खुले हैं। RCEP हस्ताक्षरकर्ता देशों का कहना है कि भारत जब भी इस डील में शामिल होने का इरादा करता है तो वह लिखित रूप से रिक्वेस्ट देकर बातचीत में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में भी RCEP भारत की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहता है और भारत इस समझौते में शामिल नहीं होता है, तो इस स्थिति में भारत को एशिया के प्रमुख देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा कर उस पर कार्य करना होगा, ताकि अलग से रहने के चलते होने वाले किसी भी व्यावसायिक नुकसान से बचा जा सके। दरअसल भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि RCEP देशों के साथ वह मौजूदा वक्त में व्यापार घाटे में चल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, भारत इन देशों को निर्यात बढ़ाने में नाकाम रहा है। लिहाजा भारत को मुक्त व्यापार समझौते में शामिल देशों के साथ व्यापार घाटे को शीघ्र ही कम करने के लिए निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। इन देशों के अधिकारियों और आर्थिक क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के जरिए टैरिफ, गुणवत्ता या अन्य समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। भारत को अपने निर्यात में विविधता पर भी विशेष जोर देना होगा। साथ ही दुनिया के उन उभरते बाजारों से भी निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा जहां भारतीय उत्पादों की पहुंच अभी भी सीमित है। इससे इतर भारत द्वारा यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के साथ बिम्स्टेक जैसे समूहों के जरिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि RCEP डील से बाहर होने से भारत कई आर्थिक लाभों से वंचित रह गया है। मौजूदा वक्त में कोरोना महामारी और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा हो गई है। ऐसे में RCEP समझौता अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी लाने के अहम रोल अदा कर सकता है। लिहाजा सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार, समावेशी विकास, रोजगार के अवसरों में इजाफा और आपूर्ति श्रृंखला के मजबूत होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन भारत ने खुद को इस समझौते से अलग कर इन संभावनाओं को खत्म कर दिया है।
यह समझने की जरूरत है कि इस समझौते में फिलीपींस और वियतनाम भी चीन के साथ राजनीतिक विवाद के अलावा द्विपक्षीय व्यापार में बड़े व्यापारिक घाटे का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन देशों ने मौजूदा हालात के मद्देनजर इस समझौते से बने रहने का फैसला लिया है। जानकारों ने इसे बेहद अच्छा कदम माना है। दूसरी ओर, चूंकि भारत शुरुआत से ही RCEP वार्ता में शामिल रहा है, इसलिए वह समूह के महत्वपूर्ण नियमों के निर्धारण की निगरानी और उनमें संशोधन के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता था। इससे इतर, अगर भविष्य में भारत इस समझौते में शामिल होने का निर्णय लेता है, तो उसे अन्य सदस्यों के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। इस समझौते में शामिल होने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार करने होंगे, ताकि वह इस समझौते का अधिकतम लाभ उठा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालिया वर्षों में भारत ने कई व्यापक आर्थिक सुधारों को लागू किया है। व्यापार सुगमता सूचकांक और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में उसने अपनी स्थिति मजबूत की है और अब वह आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा है। ऐसे में अगर ये सुधार भविष्य में भारत के आधार और प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रभावी ढंग से मजबूत करते हैं, तो भारत RCEP में शामिल होकर अपने विकास की दर को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन अगर भारत अंततः इस समझौते में शामिल नहीं होता है, तो भारत के पास सीमित विकल्प है, जिनका हमने पहले ही जिक्र किया है। एक अहम बात यह भी कि भारत को केवल आर्थिक नजरिए से नहीं, बल्कि कूटनीतिक नजरिए से भी अपनी दूरदर्शिता दिखाने की जरूरत है। एक ओर तो भारत के शामिल नहीं होने से दुनिया के सबसे बड़ा आर्थिक समझौता चिर प्रतिद्वंदी चीन के हाथों में चला जाएगा और आसियान देशों के साथ भारत के रिश्ते तथा बिम्स्टेक को सार्क का विकल्प बनाने के भारत के मंसूबे पर पानी फिर सकता है। दूसरी ओर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग की अपेक्षा भी ढीली पड़ जाएगी। बहरहाल, भारत को बड़ी समझबूझ के साथ कदम उठाने की जरूरत है, ताकि उसके हितों का नुकसान होने से बचाया जा सके। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भारत के अलग होने के कारणों की समीक्षा कीजिए। इससे अलग होने से भारत को होने वाली संभावित हानि का उल्लेख करें।